जय हिंद दोस्तों। मैं राधा शुक्ला न्यू न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ ये तीसरा वीडियो है आज जिसमें हम आपको हिंदी विषय के मुख्य बिंदुओं में आपको बताने का प्रयास करते हैं। पिछले फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इसके साथ साथ हमने दूसरे वीडियो में बताया था कि देवनागरी लिपि और अपभ्रंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आज हमारा ये वीडियो रहेगा कि अपभ्रंश में जितनी बोलियां हैं और उपबोलियां हैं वो कहाँ से कैसे हुई। और कल में हमने आपको बताया था कि जो उपबोलियां हैं उनमें हमने सबसे पहला बताया था अपभ्रंश के बारे में, जो कि सौरसेनी अपभ्रंश था। और सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत भी हमने क्या बताया था कि ये मुख्य तौर पे दो बोलियां होती हैं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में हमने बताया था खड़ी बोली, जिसका दूसरा नाम है कौरवी। और इसके साथ साथ भी बुंदेली बताई थी हमने। और इसके साथ फिर बताया था पश्चिमी राजस्थान। उसके साथ हमने राजस्थानी बताया था, जो की थी मेवाती, मालवी और मारवाड़ी और जयपुरी, जो जिसका दूसरा नाम ढूंढाड़ी भी कहते हैं। तो हमारे साथ आप जुड़ते रहिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिएगा और समझने का प्रयास करते रहिएगा। तब तक फिर हम आगे जुड़ते हैं अपने अगले बिंदु पर। तो हमने आपको बताया था कल अपभ्रंश में सौरसेनी अपभ्रंश। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश के बाद आता है मागधी मागधी अपभ्रंश। तो पहला क्या था, आप हमारे साथ बोलते रहिएगा। पहला अपभ्रंश था सौरसेनी अपभ्रंश, और दूसरा क्या था, हमने अभी बताया मागधी अपभ्रंश। तो पहला था सौरसेनी अपभ्रंश, जो कि यहाँ पे है अपभ्रंश। और इसी में था क्या पहला था, पहला हमने क्या बताया था, हमारे साथ भी आप बोलते चलिएगा कि अपभ्रंश में क्या था। पहला था सौरसेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, इसमें भी हमने आपको क्या क्या बताया था, हमारे साथ भी आप बोलते चलिएगा। इसमें क्या था, पहला क्या था, पश्चिमी हिंदी। इसमें था पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में भी क्या था, खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या था, कौरवी। हमने आपको बताया था कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या था, कौरवी। अच्छा, खड़ी बोली की बात यहाँ पे आई है तो थोड़ा सा हम आपको इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि खड़ी बोली का और क्या है। ठीक है, खड़ी बोली का दूसरा नाम था कौरवी। क्वेश्चन ये वाला आता है एग्जाम में कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, या फिर कह देगा कि कौरवी और डैश किस भाषा का नाम है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो ये कौरवी नाम है ये किसमें है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। और इसके बाद क्या हमने बताया था, हमारे साथ भी आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। कल भी हमने आपको बताया था कि ये खड़ी बोली है, खड़ी बोली के बाद कौरवी है, कौरवी के बाद जाता है यहाँ पे ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा के बाद हमने बताया था कन्नौजी भी बताया था। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा के बाद हमने क्या कहा था, कन्नौजी। कन्नौजी कन्नौजी के बाद बुंदेलखंड की जो भाषा है, बुंदेली। बुंदेली, ठीक है, बुंदेली। ठीक है, और इसके साथ साथ हम अब आपको थोड़ा सा बताते हैं खड़ी बोली के बारे में, कि खड़ी बोली हम आराम से धीरे धीरे आपको एक एक बिंदु बताने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको हर चीज, अगर एक बिंदु उठाते हैं तो उसके बारे में हमें हर चीज जानना जरूरी है। इसीलिए हम आप यहीं पे खड़ी बोली की जो बात आई है तो इसके हम थोड़ी चीजें, जो और चीजें हैं उसे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम खड़ी बोली की, यहीं पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात कि खड़ी बोली। अगर कहें खड़ी बोली, तो खड़ी बोली के बारे में अगर हम जानते हैं तो खड़ी बोली के बारे में आप भी हमें बताने का प्रयास करिएगा कि खड़ी बोली जो है, पहली बात तो किसके अंतर्गत आती है पूछा जाएगा, तो ये आती है किसमें, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। फिर सौरसेनी अपभ्रंश के अलावा भी अगर हम कहते हैं तो किसके उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा भी अगर हम कहें तो कि खड़ी बोली का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है, तो हमने खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, इसके साथ साथ और चीजें भी पूछेंगे। तो अगर कोई पूछे आपसे कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य
महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। फिर से हमारे साथ बोलिएगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है। अगर पूछा जाए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो क्या होगा? आगे थोड़ा सा बढ़ के उसमें लिखते हैं हम कि खड़ी बोली। यहाँ पे हम बात करते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली का प्रथम। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। किसको, किसने लिखा था इसको? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। थोड़ा सा हम इसे भी आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या था? प्रिय प्रवास, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य था क्या था? प्रिय प्रवास। किसने लिखा था प्रिय प्रवास को? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और हरिऔध इनका उपनाम है, ठीक है? उपनाम, इनको उपाधि है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय। उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कि खड़ी बोली किसके अंतर्गत, किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, पहले ये प्रश्न रहेगा आपका। तो खड़ी बोली जो है तो सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। फिर खड़ी बोली का दूसरा अन्य नाम क्या है? तो खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कौरवी नाम है। फिर खड़ी बोली किस किस बोली के अंतर्गत आती है? तो वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और अगर पूछा जाए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा ये रचित किया गया था। ठीक है? और अगर पूछा जाए आपसे कि खड़ी बोली के आप प्रथम कवि कौन है, फिर से हमारे साथ बात समझिएगा कि खड़ी बोली का हमने बता, खड़ी बोली जो भाषा है उसका प्रथम महाकाव्य कौन सा है पूछेगा तो वो प्रिय प्रवास हो जाएगा। फिर खड़ी बोली का प्रथम कवि भी तो पूछा जाता है, तो आपको भी पता होगा कि खड़ी बोली का जो प्रथम कवि थे कौन थे? अमीर खुसरो। हमारे साथ लिखिएगा कि खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली के प्रथम कवि। खड़ी बोली के खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अच्छा, यहीं से अगर हम थोड़ा-सा आपसे इतिहास में पूछते हैं कि खड़ी बोली के जो ये प्रथम कवि थे अमीर खुसरो, ये किसके समकालीन थे? ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो ये खड़ी बोली के अमीर खुसरो हैं, ये किसके शासनकाल में थे? किसके समकालीन ये कवियाँ अपनी रचनाएँ लिखते थे? तो ये चीज़ हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वरना फिर हम आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। इसके साथ-साथ अगर पूछे दक्षिण भारत के, फिर से समझिएगा, खड़ी बोली के ऐसे अगर पूछे प्रथम कवि तो वो अमीर खुसरो थे। लेकिन अगर हम खड़ी बोली के दक्षिण भारत में, अगर हम खड़ी बोली के दक्षिण भारत के प्रथम कवि अगर पूछेंगे तो कौन से होंगे? खड़ी बोली के दक्षिण भारत में अगर पूछेंगे हम तो कौन होंगे? हमारे साथ फिर से बताइएगा। देखिए हम लिखते हैं कि खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली यानी दक्षिण भारत। खड़ी बोली, एक सेकेंड। अब हाँ, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के खड़ी बोली के प्रथम कवि। दक्षिण भारत के खड़ी बोली के प्रथम कवि। खड़ी बोली के प्रथम कवि। दक्षिण भारत के खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? हमें बताइए आप। अगर पूछा जाए खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, अगर ऐसे ही पूछेंगे तो अमीर खुसरो हो जाएगा। अगर आपसे दक्षिण भारत के प्रथम कवि पूछेंगे तो कौन होंगे? कौन होंगे? बताइएगा जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। बताइए, थोड़ा सा हमको भी पता चले इस चीज में ना कि आपको पता है कि नहीं पता है। ऐसे और ऐसे कैसे काम चलेगा? कहते हैं मुल्ला वजही। कौन थे? मुल्ला वजही। फिर से लिखिएगा, मुल्ला मुल्ला
वजही, वजही। ये कौन थे? ये थे दक्षिण भारत की खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। दक्षिण भारत की खड़ी बोली के प्रथम कवि थे मुल्ला वजही। इनकी रचना कौन थी? सब रंग। सब रंग थी जो कि खड़ी बोली में थी। इनकी जो रचना थी, रचना अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो थी सब रंग। सब रंग, सब रंग। फिर से हमारे साथ आप एक बार पढ़ने का प्रयास करिएगा और लिखने का भी प्रयास करिएगा। आप अपने आप अपने खुद के हाथ से नोट्स बनाइएगा, वो ज़्यादा सही रहता है। किताबों में तो बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, वो फिर पढ़ने अगर आप बैठेंगे तो फिर ये रहेगा कि ये थोड़ी देर पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर मन नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप कोई क्लास कर रहे हैं, स्पेशली कोई क्लास कर रहे हैं, या फिर कह दें हमारे साथ ही आप क्लास कर रहे हैं, तो एक कॉपी के साथ और पेन के साथ हमेशा कोई भी क्लास हो तो करनी चाहिए, ताकि आपको वहां पे अगर कोई मुख्य बिंदु मिल रहे हैं, आप उसे तुरंत अपने कॉपी में लिख सके। और लिखने के बाद वो एक इम्पॉर्टेंट, एक कहते हैं महत्वपूर्ण बिंदु हो बन जाता है। तो इसीलिए आप जब भी कोई वीडियो देखिए तो ऐसे ऐसे बैठ करके मत देखिए, आप उसे जो आपको मुख्य बिंदु लगे उसको आप नोट भी करते चलिए, कि हाँ एक वहां पे बिंदु बना लीजिए नोट करके, और वहां पे जो आपको लगे, जैसे आपको लग रहा होगा ये आपको पता होगा, ये हो सकता है नहीं पता होगा, हो सकता है आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि खड़ी कि दक्षिण भारत के खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे। तो अगर पूछा जाएगा तो मुल्ला वजही थे। इनकी रचना कौन थी? सब रंग। यही इनकी रचना जो है वो खड़ी बोली में प्रयोग की गई थी। तो हमारे साथ फिर से समझिएगा कि खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है। अगर पूछे किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। फिर उस अगर उपभाषा पूछे तो उपभाषा कौन सी होगी? पश्चिमी हिंदी होगी। और खड़ी बोली का अगर दूसरा नाम पूछते हैं तो कौरवी होता है। और कौरवी के साथ साथ अगर हम पूछें कि या चलो खड़ी बोली के अगर प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो प्रिय प्रवास होगा, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने रचना की थी। फिर इसके बाद अगर खड़ी बोली के प्रथम कवि पूछेंगे तो वो अमीर खुसरो हो जाएंगे। फिर दक्षिण भारत के अगर खड़ी बोली के प्रथम दक्षिण भारत के खड़ी बोली के प्रथम कवि अगर पूछेंगे तो कौन हो जाएंगे? मुल्ला वजही। मुल्ला वजही कौन थे? सब रंग के। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ आपको बताते हैं कि कैसे क्या था। तो खड़ी बोली तो हमें समझ में आ गया। फिर इसके बाद हमने राजस्थानी हिंदी भी बताई थी, कौन सी? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। ऐसे आप याद करिएगा तो थोड़ा एक फ्लो में याद करिए तो आपको याद हो जाएगा। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, जिसका दूसरा नाम ढूंढाड़ी भी है, जिसका दूसरा नाम ढूंढाड़ी भी है। तो राजस्थानी हिंदी किसके अंतर्गत किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। कौन सा? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या फिर जयपुरी कह देते हैं। ठीक है। फिर इसके आगे अब हमने इतना बता दिया आपको, थोड़ा कल का जो था हमने समझाया था उसको फिर से हमने रिवाइज करवा दिया। अब हम अपने आगे के बिंदु पर बढ़ते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, और अगर आपको समझ में आए तो हमारे वीडियोस को समझने का प्रयास करिएगा। फिर सौरसेनी अपभ्रंश हो गया, हमने अभी बताया। इसके बाद दूसरा कौन सा अपभ्रंश आता है? अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्ध अर्ध मागधी। मागधी का मतलब अच्छा होता है मगध। हमारे साथ समझिएगा। अर्ध अर्ध मागधी। अर्ध मागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश, ये अपभ्रंश है। अगर आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश कौन सा है, ये तो अर्ध मागधी अपभ्रंश है। ठीक है। अर्ध मागधी अपभ्रंश। फिर इसके बाद आता है मागधी अपभ्रंश। ठीक है। मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी के बाद मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। हमने पहला क्या बताया था आपको? कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश। हमारे साथ याद करते चलिएगा। पहला कौन सा अपभ्रंश था? सौरसेनी अपभ्रंश था। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? मुख्य तौर पे दो आती हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी आती है और राजस्थानी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी के साथ साथ और कौन कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी के साथ राजस्थानी भी आती है। और अगर अर्धमागधी अगर आपसे पूछते हैं, अर्धमागधी में पूछते हैं कौन कौन सी? अर्धमागधी में कौन सी आएगी? पूर्वी हिंदी आएगी। अर्धमागधी में कौन सी आएगी? पूर्वी हिंदी आएगी। और अगर मागधी में पूछते हैं तो बिहारी आती है। अर्धमागधी में अगर आपसे पूछते हैं तो पूर्वी हिंदी आती है। अर्धमागधी में अगर आपसे पूछते हैं तो पूर्वी हिंदी आती है। ठीक है। पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी।
पूर्वी हिंदी जो पूरब के साइड हमको कुछ भाषाएँ हमें देखने को मिलती हैं और मागधी अपभ्रंश में हमने बिहार बताया है, क्या बोला है? बिहारी हिंदी, बिहारी, ठीक है? बिहारी। फिर से हम हमारे साथ फिर से एक बार तैयार करिएगा कि क्या होगा? सौरसेनी अपभ्रंश में 2 आती हैं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है और मागधी अपभ्रंश में कौन-कौन सी आती है? बिहारी आती है। तो हमने अभी आपको 3 बता दी हैं, इसके साथ-साथ अगर बढ़ते हैं कि पूर्वी हिंदी में आती है, कौन-कौन सी पूर्वी हिंदी में आती है? आप भी कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। ये थोड़ी ना कि हम बता रहे हैं, आप सिर्फ सुनते रहें। नहीं, अगर आपको लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हमें आ भी रहा है, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, तो जो आ रहा है, आप उसे कमेंट सेक्शन में बताते ज़रूर रहिए। तो अगर हम पूर्वी हिंदी में अगर पूछते हैं, तो कौन-सी होगी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में कौन-कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में कौन-कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ऐसे याद करो, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी, अवधी, पूर्वी हिंदी, ये हमारी उपभाषा है और ये हमारी बोली है। ये क्या है? अपभ्रंश, हमारे साथ फिर से थोड़ा समझिएगा, 3 पार्ट में ये है। ये अपभ्रंश हो गया, ये उपभाषा है, उपभाषा। देखो, अपभ्रंश होता है एक किसी बड़े से क्षेत्र में बोला जाता है। उपभाषा क्या होता है कि थोड़े क्षेत्रों को कुछ आधे क्षेत्र में होता है। और अगर हम कहें ये अवधि बोल रहे हैं, अवधि, एक सेकेंड हम लिखते हैं, अवधि, बघेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये क्या हो जाएगी? बोलियां हो जाएगी कि जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी हमारा जो क्षेत्र होगा, उसके अंतर्गत हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी जैसे जिलावार होता है, उस हिसाब से कि जैसे अवध का क्षेत्र है, फैजाबाद हो गया, ये चीजें हो गई, और भी जैसे कहते हैं अयोध्या हो गया, उधर साइड हम बोलते हैं अवध, कहते हैं अवधी भाषा, अवध की भाषा बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आएगा? अर्धमागधी। अर्धमागधी मतलब आधा मगध, मतलब आधा थोड़ा बिहार जैसा होता है, थोड़ा हमारा यूपी जैसा होता है, तो वो अर्धमागधी कहते हैं इसीलिए। तो हो जाएगा अर्धमागधी में कौन कौन सा होता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो जाएगी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। और इसके बाद अगर बिहारी में कहें तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ठीक है? क्या हो जाएगा इसमें? मगही, मगही, मैथिली, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। अच्छा, आपको हमने अवध बताया है, तो यहाँ भी थोड़ा समझिएगा कि अवध की भाषा में हमने क्या लिखा था? रामचरितमानस। अवध की भाषा में हमने किसकी रचना की थी? किसकी रचना की गई थी? रामचरितमानस की रचना की गई थी अवधी भाषा में। जो आता, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मानस है, ये पहले तो पूछा जाएगा कि जो रामचरितमानस है, वो किस भाषा में रचना की गई है? तो अवध की हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जो रामचरितमानस है, ये किस भाषा के अपभ्रंश में रचना की गई थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो रामचरितमानस है, अवध की भाषा में है। और अवध किसके अंतर्गत आता है? तो अर्धमागधी भाषा के अंतर्गत क्या आता है? अवधी। और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसमें आएगी? अर्धमागधी के अंतर्गत आ जाएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और उसके साथ साथ अगर मागधी का है, तो मागधी में क्या आ जाएगा? मागधी में आ जाएगा कौन सी? बिहारी हो जाएगी। और मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। हमारे साथ आप फिर से थोड़ा पुराना तैयार करते हैं, कौन सा? पहला अपभ्रंश हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश, फिर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश, फिर तीसरा क्या है? मागधी अपभ्रंश। अगर हम सौरसेनी अपभ्रंश में जाते हैं, तो 2 मुख्य तौर पे होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? पश्चिमी हिंदी हमने बताया था और राजस्थानी हिंदी बताया था। पश्चिमी हिंदी में हमने कौन-सा बताया था? खड़ी बोली, जिसका दूसरा नाम कौरवी है। उसके साथ-साथ हमने को बताया था कन्नौजी और बुंदेलखंड की होगी। और इसके साथ-साथ फिर हम आते हैं अगर राजस्थानी में, तो मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, जो कि जयपुरी का दूसरा नाम है। ठीक है? अच्छा, अगर आपसे अब हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको कल वाला थोड़ा-सा
पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि जो हमने आपको बताया था जाटू, जाटू भाषा है, तो ये किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो जाटू है ये किसका दूसरा नाम है और किस अपभ्रंश में आती है, ठीक है? तो ये हमें आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। तो इसके साथ हमारे साथ समझिएगा अर्धमागधी हो गया, फिर ये मागधी अपभ्रंश हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कौन-सा आएगा? अगर हम चलते हैं आगे अपभ्रंश पे, तो कौन बताया अभी हमने? सौरसेनी अपभ्रंश बताया, अर्धमागधी बताया, मागधी बताया, मागधी बचाया बताया। अब इसके बाद कौन-कौन सा होगा? छाछ अपभ्रंश, छाछ अपभ्रंश आता है कौन सा? ये चौथा है, 3 हमने बता दिए कौन से? सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा और फिर कौन सा है? अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाएगा। अर्धमागधी के साथ-साथ अगर हम कहें तो मागधी अपभ्रंश बताया, फिर चौथा क्या हो जाएगा? खस अपभ्रंश, खस, खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। कौन सा है? खस, खस अपभ्रंश। पहला कौन सा था? फिर से हमारे साथ तैयार करिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश, फिर कौन सा था? अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी के बाद मागधी हो गया, फिर क्या हो गया? खस अपभ्रंश हो गया। खस अपभ्रंश के बारे में क्या होता है? इसमें कहते हैं हम, खस अपभ्रंश में जो पहाड़ी हिंदी होती है, जो पहाड़ी एरिया में हम लोग बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो हम भाषा बोलते हैं, वो क्या होता है? खस अपभ्रंश होता है। तो अगर हम अपभ्रंश बोले तो ये खस अपभ्रंश हो गया। उपबोली अगर बोले, उपबोली अगर बोले तो क्या हो जाएगा? पहाड़ी हिंदी। क्या हो जाएगा इसमें? पहाड़ी हिंदी। तो इसमें हो जाएगी पहाड़ी हिंदी हो जाएगी। अगर हम उपभाषा बोले तो वो पहाड़ी हिंदी हो जाएगी। और पहाड़ी हिंदी के भी अंतर्गत कौन सी आती है? बोलियां। अब अगर कहें हम बोलियां कौन कौन सी आती है, तो 2 आती है मुख्य तौर पे। कौन सी? कुमाऊनी, गढ़वाली। कुमाऊनी, गढ़वाली। अगर हम क्षेत्र आपसे पूछे कि कुमाऊनी और गढ़वाली का क्षेत्र कौन सा होता है, तो कुमाऊनी गढ़वाली जो है, जैसे थे कुमाऊं और गढ़वाल, ये सारे उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्र हैं, जो कि पहाड़ी एरिया है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं खस अपभ्रंश। तो यहाँ खस अपभ्रंश के अंदर आएगी पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी में क्या आएगी? कुमाऊनी और गढ़वाली। इसके अंतर्गत आ जाएगा कुमाऊनी, कुमाऊनी, कुमाऊनी था, और गढ़वाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली ये जो बोलियां हैं, ये किसके अंतर्गत आएगी? पहाड़ी, किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी? पहाड़ी हिंदी के। और अगर आप अपभ्रंश पूछें तो खास अपभ्रंश हो जाएगा। और कुमाऊनी गढ़वाली किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। तो हमने आपको 4 मुख्य बिंदु बता दिए। कौन कौन से बता दिए? सौरसेनी अपभ्रंश बताया, अर्धमागधी अपभ्रंश बताया, मागधी अपभ्रंश बताया, और इसके साथ साथ खास अपभ्रंश बताया। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्राचड़ अपभ्रंश की। ब्राचड़ की कहते हैं, फिर आते हैं ब्राचड़ अपभ्रंश पे। ये तो हो गया, 4 हो गए। फिर इसके बाद आते हैं, 5वां है ब्राचड़। ब्राचड़ अपभ्रंश बहुत नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आ जाए हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए हमें अगर थोड़ा एक कदम आगे ही बढ़ करके हमेशा चलना चाहिए। तो खस अपभ्रंश हमें समझ में आ गया होगा। अब ब्राचड़ में आते हैं कि जो ब्राचड़ अपभ्रंश होता है, ब्राचड़ अपभ्रंश, इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी हिंदी रखते हैं? तो इसमें कोई उपभाषा नहीं होती, सीधे सीधे बोली होती है, सिंधी और पंजाबी। सीधे सीधे इसमें बोली रखी जाती है। कौन कौन सी आती है खास ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत? सिंधी और पंजाबी, सिंधी और पंजाबी अपभ्रंश इसके अंतर्गत हम रखते हैं, सिंधी और पंजाबी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो सिंधी और पंजाबी जो बोली है, ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है ब्राचड़ के अंतर्गत आती है। कौन सी? सिंधी और पंजाबी, सिंधी और पंजाबी। ठीक है, और सिंधी और पंजाबी हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला आता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, तो ये तो बहुत टफ नहीं है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, तो इसके ये आती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा एक ही मात्र होती है? कौन कौन सी? हाँ, आप हमें बताइएगा। मराठी। ठीक है, मराठी जो बोली है महाराष्ट्र के क्षेत्र में बोली जाती है, वो क्या कहलाएगी? मराठी। ठीक है, और किसके अंतर्गत आएगी? महाराष्ट्र के अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो हमने आपको 6 मुख्य तौर पे जो थे वो हमने बता दिया। पहला क्या था? सौरसेनी अपभ्रंश आता था, सौरसेनी अपभ्रंश है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं सौरसेनी के बाद कौन सा आएगा? अर्धमागधी, अर्धमागधी के बाद मागधी अपभ्रंश, फिर हो जाएगा खास अपभ्रंश, फिर हो जाएगा ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ के साथ अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो हमारे 6 अपभ्रंश हो गए होंगे। अच्छा, अब इसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। ये तो हमने अपभ्रंश के बारे में आपको बता दिया, ये जो बोलियां थी। कल के वीडियो में हम फिर से आपसे ये चीजें पूछने की कोशिश करेंगे, और आप हमें बताने का भी प्रयास करिएगा। तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के बारे में हमने बता दिया, कौन कौन सी बोलियां होती हैं, कौन कौन
सी उपबोलियाँ होती हैं, ये भी होती हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं थोड़ी-सी अवहट्ठ के बारे में। हमने आपको संस्कृत बता दिया, पाली बताया, प्राकृत बता दिया, अपभ्रंश बता दिया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अवहट्ठ। अवहट्ठ के बारे में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन अवहट्ठ का पहले तो पूछते हैं कि कैसे ये क्या होता है? अवहट्ठ अगर पूछा जाएगा, तो अवहट्ठ होता है कि जो अपभ्रंश और जो प्रारंभिक हिंदी है, इसके बीच की जो कड़ी होती है, वो क्या होती है? क्या होती है? अवहट्ठ। अवहट्ठ ही वो कहलाती है, ठीक है? तो अवहट्ठ है, और अवहट्ठ का क्रम पूछ लेंगे कि अवहट्ठ किसके पहले आता है, किसके बाद आता है। तो आहट किसके पहले आता है? प्रारंभिक हिंदी के, और किस विकास क्रम के बाद आता है? तो ऐसे होगा संस्कृत, पाली, प्राकृत। हमने जो कि आपको पहले वीडियो में बताया था, संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर इसके बाद अपभ्रंश था, फिर अवहट्ठ हो जाएगा, और अवहट्ठ के बाद आरंभिक या फिर प्रारंभिक हिंदी हो जाएगी। तो अवहट्ठ के बारे में बस एक क्वेश्चन आता है कि अवहट्ठ का हमने देवनागरी लिपि का आपसे पूछा था कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले हमने किस शिलालेख में प्रयोग किया था? तो देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग हमने जयदत्त के शिलालेख में हमने देखा था। देवनागरी लिपि को हमने सर्वप्रथम जयभट्ट के शिलालेख में देखा था। तो उसी तरह एक प्रश्न आ सकता है कि हमने अवहट्ठ का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो अगर पूछा जाए, आपसे कोई पूछता है कि अवहट्ठ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो फिर कहते हैं अवहट्ठ का जो सर्वप्रथम उल्लेख था, विद्यापति के कीर्तिलता। फिर से लिखते हैं हम कि अवहट्ठ अवहट्ठ का सर्वप्रथम प्रयोग अवहट्ठ का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हमें मिलता है? विद्यापति। सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला था हमें? विद्यापति। विद्यापति विद्यापति की कीर्तिलता विद्यापति की कीर्तिलता, ठीक है? विद्यापति की कीर्तिलता में हमें देखने को मिलता है सर्वप्रथम प्रयोग इसका। तो विद्यापति की कीर्तिलता में हमको अवहट्ठ का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रतियोगी एग्जाम में कि अवहट्ठ का सर्वप्रथम हमको प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, तो विद्यापति की कीर्तिलता में हमको सर्वप्रथम इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो अब हमने ये पॉइंट्स आपको बता दिए, जो कि हमने यहाँ तक हो गया, अवहट्ठ तक हो गया, और इसके बाद प्रारंभिक हिंदी हो गई। अब इसके बाद अगर हम अगला वीडियो अब आपके लिए लाएंगे, तो उस वीडियो में हम अब सीधे वर्णमाला पे आएंगे, क्योंकि हमने इतनी चीजें आपको बता दी है, और जो कि एग्जाम के मुख्य बिंदु से बहुत ही ठीक था, और इतना आपके लिए यहाँ पर इनफ भी था। और इसके आगे फिर बढ़ते हुए हम बताएंगे आपको वर्णमाला में कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। हम आपको समझाने का प्रयास पूरी तरीके से करेंगे। थोड़ा सा हम इसको फिर से हम थोड़ा सा तैयार करने की कोशिश करते हैं कि हमने आपको सबसे पहले बताया था कि हिंदी को हमने संवैधानिक दर्जा कब दिया था, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमने संवैधानिक दर्जा दिया था। इसके साथ साथ हमने इसको मान्यता कब प्राप्त कराई थी? 26 जनवरी 1950 को हमने मान्यता प्राप्त कराई थी। हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है, और अगर लिपि कहें तो वो देवनागरी लिपि है, और अगर अपभ्रंश कहें तो सौरसेनी अपभ्रंश है, और अगर हम कहें कि देवनागरी लिपि का हमको सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे देखने को मिलता है, तो देवनागरी लिपि का हमें सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अवहट्ठ का प्रयोग हमने विद्यापति की कीर्तिलता में सर्वप्रथम उल्लेख हमको देखने को मिलता है। और अगर हम अपभ्रंश का आपसे विच्छेद पूछें, संधि विच्छेद अगर पूछते हैं, तो अप प्लस भ्रंश और घय प्रत्यय होता है, ठीक है? तो यहाँ तक इतना हो रहा है। और अगर हम कहें संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में हमारी भाषा का उल्लेख है, तो संविधान के हमारे भाग 17 अनुसूची 8 और अनुच्छेद अगर कहें तो 343 से 351 के अंतर्गत हम हिंदी की राजभाषा को समझते हैं। और इसके साथ साथ हमने 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया है। पहले 22 भाषाओं में से पहले सिर्फ 14 भाषाएं थी, फिर इसके बाद हमने संविधान संशोधन करके उसमें हमने अन्य भाषाओं को जोड़ा, जो कि आज वर्तमान समय में हमारे भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। अब ये वीडियो हम यहीं तक फिर रोकते हैं। इसके बाद हम अब कल वर्णमाला पर सीधे आएंगे। हाँ, हमने एक चीज हमारा और छूट गया था कि हमने आपको बताया था जो विश्व हिंदी दिवस था, वो पहली बार 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था, जिसमें प्रथम
प्रधानमंत्री भारत की कौन सी, इसमें भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसके साथ साथ अगर हम पूछे, ये तो हमने बता दिया था कि 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था, पर कहाँ मनाया गया था ये भी तो पता होना चाहिए। तो पहली बार जो विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन था, तो वो हमारे भारत में ही, नागपुर में ही सम्मेलन हुआ था। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, रुकिए बताते हैं हम आपसे। प्रथम प्रथम हिंदी प्रथम विश्व प्रथम विश्व हिंदी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर हम एक सेकंड, सम्मेलन, प्रथम हिंदी सम्मेलन, सम्मेलन की थीम अगर हम पूछते हैं कि थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम थी। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि हमारा 10 जनवरी 1975 को हुआ था, तो इसकी हमने थीम क्या रखी थी? तो इसकी थीम थी वसुधैव। याद रखना, वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, कुटुंब कुटुंबकम, ये हमारी थीम थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की हमारी ये थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1975 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भारत के नागपुर में हुआ था। और इसकी पहली थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम थी। ठीक है, तो इसके साथ अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर से कह रहे हैं कि हम अब वर्णमाला लेकर के आएंगे। अगर आपको समझ में आएगा तो पूरा हमारी आपको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी, और आप भी समझने का पूरा पूरा प्रयास करिएगा। और अगर आपको समझ में आया होगा तो इसे, हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आपसे जय हिंद।